Hello everyone, I welcome you all to Major HS Kalsi's Balnoi Academy. I am Poonam Kumari, GS faculty at Balnoi. तो आज हम करने वाले हैं PYQ, which is your NDA 1 2024. जब से पेपर हुआ है, lot has been said and lot has been heard कि पेपर चेंज हो गया, पेपर पैटर्न चेंज हो गया, अभी बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. So today we are going to learn about the depth of the questions, the pattern of the question paper और exactly जो nature of questions है उसमें क्या क्या changes आए हैं, अगर कुछ changes आए हैं तो. So we move on to the question paper now. This is your previous year question paper, NDA and NA 1 2024, Geography. So today we will be dealing with the geography questions. The first question is, match list 1 with list 2. अक्सर ये कॉमन पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, एक लिस्ट लेफ्ट में दी होती है, दूसरी लिस्ट राइट में दी होती है और आपको मैच करना होता है. So here we see graphite, diamond, fullerene and graphene. These are the 4 allotropes जो कार्बन के allotropes हैं. दूसरी तरफ इनकी प्रॉपर्टीज दी हुई हैं. So we see graphite thinnest and strongest material, which is not true. Diamond hardest, of course diamond जो है hardest natural substance है. Okay, ये तो सभी को पता है, right? Then उसके बाद में graphite is very soft and slippery, we know that, right? और diamond जो है hardest natural substance है. Graphene अगर बात करें, this is the thinnest and strongest material. Fullerene is very light and strong material. So this is how you'll have to match. This is again a very easy question. पिछले जो PYQs हैं उनमें भी इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, तो इसमें तो कुछ डिफरेंट जो है हमें नजर आता नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन वी सी इज अबाउट द इंटरनेशनल डेट लाइन. The first statement is it is roughly 180 degree meridian. तो meridians you know longitude का ही दूसरा नाम होता है. These are vertical lines which we draw on the globe to study locations on the surface of the earth. अब 180 degree meridian पे कह रहे हैं कि international date line है, जो कि ठीक बात है. It deviates slightly east and west to avoid land areas surrounded by Atlantic Ocean. अब ये deviate करती है, ये बात बिल्कुल ठीक है, मगर Atlantic Ocean, now see this is the problematic bit. और सिर्फ यही चेंज हुआ है इस बार पेपर में कि they'll have you in the first half पढ़ के आपको लगेगा कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और अगर आप जल्दी पढ़ रहे हैं कि टाइम चला जाएगा, ये हो जाएगा, यू विल नॉट रीड दिस बारीक जो डिटेल है कि अटलांटिक ओशन, क्योंकि इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो मिड पैसिफिक ओशन से जाती है, ना कि अटलांटिक ओशन से. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नाउ द डेट टू द ईस्ट ऑफ दिस लाइन इज 24 आवर्स अर्लियर देन द वेस्ट. बिल्कुल ठीक बात है. ईस्ट में सन राइजेस इन द ईस्ट, राइट, तो वहां से जल्दी दिन की शुरुआत होती है, और इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्ट साइड अगर आप जाएंगे दिन पहले हो जाएगा, वेस्ट साइड जाएंगे बाद में हो जाएगा. दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. और हमें पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट्स, तो ऑलवेज रीड दिस स्टेटमेंट प्रॉपर्ली. कई बार नॉट करेक्ट आता है, राइट, मगर यहाँ हमें करेक्ट ही पूछा, एंड करेक्ट इज ओनली 2. सो बी इज योर करेक्ट आंसर. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑरोरा. इस पर पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, इस पर इस साल भी क्वेश्चन है, एंड मोस्ट लाइकली आगे भी आएगा. दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट. सो वी रीड द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द सोलर विंड अपॉन रीचिंग द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स 2 मैग्नेटिक पोल्स. यू नो दिस, राइट. 2 मैग्नेटिक पोल्स की तरफ डायरेक्ट हो जाती है और एक कलरफुल डिस्प्ले ऑफ लाइट्स देखा जाता है, जिसको ऑरोरा कहते हैं, राइट. बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है. Second statement we see the particles interact with the different gases in the atmosphere and each gas glows with a particular color. बिल्कुल ठीक है, हर गैस का अलग कलर है और पार्टिकल्स इंटरैक्ट करते हैं, ये भी ठीक है. तीसरा, इन अप्रैल 2023 ऑरोरा वाज कैप्चर्ड इन द नाइट स्काई इन इंडिया बाय द इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट हैंडले. बिल्कुल ठीक है, लद्दाख में. सो ये करंट अफेयर्स में भी काफी जिसपे न्यूज आर्टिकल्स आए थे, क्योंकि इंडिया में हमने इसको इंडिया से ऑब्जर्व किया था. जनरली ये पोलर एरियाज में नजर आता है, बट हमने भी इसको लद्दाख से ऑब्जर्व किया था. सो बिल्कुल न्यूज में था एंड बिल्कुल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, नथिंग टू से आउट ऑफ द ब्लू जो पूछा था. एंड जिसको भी बेसिक जो ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, बेसिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट, फिजिक्स का क्लियर है, दे मस्ट हैव बीन able to handle the question. So correct is option D. All right, we move to the next question now. This next question is about a desert landform. Desert landforms को एओलियन लैंडफॉर्म्स भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि वो एयर से बने होते हैं, राइट. तो बरखान, ये बरचन बारचन नहीं बोलना है इसको, दिस इज प्रोनाउंस्ड एज बरखान.
ठीक है, ये एक टाइप ऑफ सैंड ड्यून होता है, अलग अलग टाइप के सैंड ड्यून्स होते हैं हमारे डेजर्ट में, और बरखान एक टाइप का सैंड ड्यून ही है। तो वी सी द स्टेटमेंट्स, इट्स अ क्रेसेंट शेप। क्रेसेंट शेप कैसा होता है? ऐसा चांद शेप का, इस शेप का ये माउंट ऑफ सैंड है, मतलब सैंड ड्यून है, ठीक बात है, विच इज डिपॉजिटेड बाय द विंड ब्लोइंग कॉन्स्टेंटली फ्रॉम वन डायरेक्शन। बिल्कुल ठीक बात है, विंड इस तरफ से ब्लो करिए, इसी तरफ जो है आपका बरखान बनता है। विंडवर्ड साइड, ओके, हैज अ कॉन्वेक्स स्टीप स्लोप। बिल्कुल ठीक बात है, जो विंडवर्ड साइड होगी ये ज्यादा स्टीप होगी, उस तरफ वाली, विद मैक्सिमम हाइट एट द सेंटर। बिल्कुल, जो बरखान के जो टॉप पर होता है उसकी हाइट मैक्सिमम होती है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट हैं। टू एंड्स ऑफ द बरखान आर कॉल्ड हॉर्न्स। ये जो हैं, दिस इज हॉर्न 1, दिस इज हॉर्न 2, ठीक है, एंड पॉइंट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ विंड। ऑपोजिट है ये, बिल्कुल ठीक है, दोनों ही हैं। विंड इधर से आ रही है तो हॉर्न्स उधर को देखेंगे, ठीक है। ऑल थ्री आर करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन वेरी बेसिक इजी क्वेश्चन आया है। अभी नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, which of the following statement regarding रेगुर soil? So you see रेगुर soil, soil type पर क्वेश्चन आया, हमेशा ये होता ही होता है कि टाइप्स ऑफ सॉइल पे क्वेश्चन आता ही आता है। दिस इज अ कॉमन पैटर्न, जिन्होंने भी पिछले इवन 4-5 भी पीवाईक्यूज देखे हैं तो ये देखा ही होगा कि टाइप्स ऑफ सॉइल पे हमेशा क्वेश्चन आता है। ओके, सो अनदर टिपिकल एनडीए ज्योग्राफी क्वेश्चन विच इज योर रेगुर सॉइल। रेगुर सॉइल तो बहुत कॉमन है, पहले इनफैक्ट रेगुर सॉइल पर ही क्वेश्चन आया है टाइप्स ऑफ सॉइल्स में, विच इज योर ब्लैक सॉइल भी कहते हैं रेगुर सॉइल को। इसमें कॉटन उगाते हैं, डेक्कन में, थोड़ा पार्ट्स ऑफ गुजरात में पाया जाता है। सो वील सी नाउ रेगुर सॉइल, इट इज अ लाइट कलर्ड। लाइट कलर्ड बिल्कुल भी नहीं, ये तो डार्क कलर्ड होता है, सबसे डार्क कलर इसी का होता है बल्कि। सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट, ये आगे आप नहीं भी पढ़ेंगे आपको पता है। हाउएवर इट इज क्ले एंड फर्टाइल, ठीक है, क्ले भी होता है, फर्टाइल भी होता है। सेकेंड, इट इज डेवलप्ड ऑन डेक्कन बसाल्टिक लावा। बिल्कुल ठीक है, लावा जो इग्नियस रॉक्स होती हैं उनके डेनुडेशन के बाद इसका फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल ठीक है। कॉटन इज, कॉटन सी फर्स्ट टर्म इटसेल्फ, कॉटन इज एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड। तो सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही है। एंड दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो अगेन जो इतना जो शोर हो रहा है कि ये हो गया वो हो गया, कुछ खासा ही पैटर्न में चेंज नहीं आया। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं विच आर शॉकर्स, जिसमें थोड़ी ज्यादा डिटेल पूछ लिया, इस वजह से जो है स्टूडेंट कम्युनिटी में थोड़ा सा हड़कम मच गया है, मगर ऐसा कुछ ज्यादा चेंज अभी तक तो नहीं नजर आ रहा है। विल प्रोसीड नाउ एंड विल सी कि और कौन से क्वेश्चंस हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, विच इज योर टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। अगेन सिंपल क्वेश्चन, पहले भी टाइप्स ऑफ क्लाउड्स पे क्वेश्चन आए हैं। सो विल सी क्लाउड्स पर क्या क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट, क्लाउड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट एंड देयर फॉर्म, बेसिकली देयर शेप, बिल्कुल ठीक बात है। अकॉर्डिंग टू ऑल्टीट्यूड दे आर क्लासिफाइड एज हाई, मिडल एंड लो, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जिसने भी बेसिक 11th के एनसीईआरटी में एक चैप्टर है क्लाउड्स के बारे में और रेनफॉल के बारे में पढ़ा होगा, यू बी एबल टू इजीली हैंडल। इवन जो रेगुर सॉइल था आपकी एनसीईआरटी से आया हुआ है, और उसके पहले जो क्वेश्चन देखा था हमने वो भी एनसीईआरटी का है। तो एनसीईआरटी तो आपकी बेसिक बुक्स रहती ही हैं, नॉट जस्ट इन एनडीए और एनी अदर डिफेंस एग्जामिनेशन और एनी competitive examination for that matter. Stratus, nimbostratus, stratus cumulus are high clouds. This is not correct. Why? हाई जो होते हैं वो सिरस क्लाउड्स होते हैं, क्यूमुलस क्लाउड्स भी अच्छी खासी हाइट पे होते हैं, बट ये जो आपके हैं निम्बस, निम्बस तो सबसे ज्यादा रेनी क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, जो ग्रे कलर के, जो नीले डार्क ग्रे क्लाउड्स आपको दिखते हैं बारिश के समय में, वो निम्बस क्लाउड्स होते हैं। तो निम्बो आते ही आपको समझ जाना चाहिए कि हाई क्लाउड बिल्कुल नहीं हो सकता है। सो ओनली 1 and 2 विल बी करेक्ट। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज अबाउट फ्रंट्स। अगेन अ टिपिकल क्लाइमेटोलॉजी से आया हुआ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, कुछ खासा ही मुश्किल नहीं है। फ्रंट्स पे पहले भी क्वेश्चन आए, मगर देखते हैं कि नेचर ऑफ स्टेटमेंट्स क्या है। पहला, द मूवमेंट ऑफ अ फ्रंट कॉजेज अ स्लो चेंज इन वेदर इन द एरिया ओवर विच इट मूव्स। नाउ दिस इज अ डाउटफुल क्वेश्चन, डाउटफुल स्टेटमेंट। व्हाई? इसको लेके काफी डिबेट ऑलरेडी हो चुका है। क्यों इसको हम डाउटफुल बोल रहे हैं? क्योंकि जो मूवमेंट है फ्रंट का, इट कॉजेज अ स्लो चेंज, ये बोल रहा है, मगर बताए नहीं कौन सा फ्रंट। अगर वार्म फ्रंट है तो चलो ठीक है, स्लो चेंज आ सकता है। अगर कोल्ड फ्रंट है तो कोल्ड फ्रंट में तो अक्सर बहुत ड्रास्टिक चेंजेस देखे जाते हैं।
राइट? तो वी विल कंसिडर दिस एज अ रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज स्लो चेंज ही आएगा ये जरूरी नहीं है, इट कैन बी वेरी फास्ट, वेरी ड्रास्टिक एज वेल। ऑलराइट, कोल्ड फ्रंट्स आर एसोसिएटेड विद थंडरस्टॉर्म्स, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। व्हाई? देखिए जो कोल्ड फ्रंट्स होते हैं वो हमेशा ड्रास्टिक चेंजेस लेकर आते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस लेकर आते हैं, और थंडरस्टॉर्म्स इज वन जो है उनका एक उन ओहो थंडरस्टॉर्म्स जो है उनका एक बहुत थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, फास्ट विंड्स, ये सभी चीजें जो है कोल्ड फ्रंट्स के साइंस हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट वी सी वार्म फ्रंट इज द बाउंड्री बिटवीन एन एडवांसिंग मास ऑफ वार्म एयर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हर फ्रंट पर कोलिजन वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट का ही होता है, राइट? मगर वार्म फ्रंट हम जिसको कहते हैं जिसमें वार्म एयर का पैकेट ज्यादा मूव कर रहा है, एंड दोनों में आप सी कोल्ड फ्रंट हो या वार्म फ्रंट, राइज हमेशा वार्म एयर होगी। क्यों? वार्म एयर इज लाइटर एंड लेस डेंसर। तो वार्म फ्रंट इज द बाउंड्री बिटवीन एन एडवांसिंग मास ऑफ वार्म एयर, बिल्कुल ठीक है, वेयर इट इज ओवरराइडिंग एंड राइजिंग अबव अ मास ऑफ कोल्ड एयर, बिल्कुल ठीक है। सो स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर एकदम करेक्ट। एंड अगेन अ टिपिकल एनसीईआरटी क्वेश्चन, कुछ ज्यादा चेंज हमें नजर नहीं आता। हाँ, थर्ड स्टेट में जो है, थर्ड स्टेटमेंट में काफी सारे जो है आप देखेंगे एलिमेंट्स है कि एडवांसिंग मास, अगर यहाँ पे वार्म की जगह कोल्ड होता, ठीक है, या फिर यहाँ पर कोल्ड की जगह वार्म होता, तो ये स्टेटमेंट पूरा गलत हो जाता। तो यस, इट वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन डेफिनेटली। सो इस बार डेप्थ रिमेन्स द सेम वैसे, मगर आई सी टू मेनी ट्रिकी क्वेश्चंस। सो अगर इफ यू आर स्लीपिंग थ्रू आउट द पेपर और यू आर नॉट दैट present, you have to be mentally present in order to solve such questions. So not so much about depth, but see, you have to be mentally present, और जो एक basic certain level of knowledge है, that of course is always a necessity. All right, we move to the next question now. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगेन सॉइल्स पर है। तो यू सी सेमी पेपर में ये दूसरा क्वेश्चन है सॉइल्स पर। इवन काफी पीवाईक्यूज में एनडीए में यू विल ऑलवेज गेट क्वेश्चंस ऑन टाइप्स ऑफ सॉइल, किस टाइप का सॉइल है, उसमें किस टाइप की क्रॉप्स उगाई जाती हैं, वहाँ कैसा टेम्परेचर होता है, उसका ओरिजिन क्या है, उसमें मेजर जो उसका न्यूट्रिएंट्स हैं कौन से होते हैं, ओके, उसका नेचर कैसा है, क्लेई है, सैंडी है, लोमी है, कलर कैसा है, तो ये सारी चीजें अक्सर देखी जाती हैं। सो वी सी ओके, पहला स्टेटमेंट, सॉइल्स हैविंग अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम एंड पीएच, पीएच जो लेवल है आपका 7 से ऊपर होना चाहिए, ये अल्कलाइन होते हैं, बिल्कुल ठीक है। जिनका जितना पीएच कम होगा वो एसिडिक होंगे, ज्यादा होंगे तो अल्कलाइन होंगे। तो बेसिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट, ठीक है, सोडियम कैल्शियम ज्यादा पाए जाते हैं। इतना कैल्शियम कार्बोनेट होता है कि अगर बाकी कोई न्यूट्रिएंट हो भी तो ये उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देता है। एंड अल्कलाइन सॉइल्स डेफिनेटली, इसलिए उनमें प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम होती है, ओवर इरिगेशन की वजह से ये अल्कलिनिटी जो है आ सकती है। ब्लैक कॉटन सॉइल हैड डेवलप्ड ऑन द डेक्कन बेसाल्टिक लावा, ऑलरेडी ब्लैक कॉटन पे हम कर चुके हैं ये चीज। ब्लैक कॉटन सॉइल, डेक्कन बेसाल्टिक लावा, बिल्कुल ठीक है, हॉट और ह्यूमिड कंडीशंस तो वहां है। लेटराइट सॉइल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ डीप वेदर्ड लेयर फ्रॉम विच सिलिका हैज बीन लीच्ड, बिल्कुल लीचिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको आता है। लेटराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल पढ़ा है, और एल्कलाइन सॉइल्स तो बहुत ईजी है। ऑलराइट, सो बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट्स एकदम करेक्ट है, एंड दैट हैज योर ऑप्शन डी करेक्ट। ओके, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल मुझे तो इसमें नजर नहीं आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे अगर ग्रासलैंड्स को लेके, फॉरेस्ट को लेकर क्वेश्चंस काफी आते हैं, ग्रासलैंड्स को लेकर ओकेजनली आते रहते हैं क्वेश्चन, मगर एक आप ये नहीं देखेंगे कि हर पेपर में आया। सॉइल्स ऑफ इंडिया तो लगभग हर पेपर में, इनफैक्ट एक एक पेपर में 3-3, 4-4 क्वेश्चंस आए हैं कई बार। सो वी सी एन एक्सटेंसिव एरिया ऑफ मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड्स, ठीक है, डिवॉइड ऑफ ट्रीज, मतलब वहां ट्रीज नहीं है, वहां पे श्रब्स नहीं है, हालांकि थोड़े श्रब्स तो होते ही हैं ग्रासलैंड्स में, बट ओके ठीक है, कहने का मतलब है मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड्स हैं और ट्रीज नहीं है, ठीक है। द क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट समर्स, ठीक है, एंड कोल्ड विंटर्स। इसका क्या मतलब है, जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर वो काफी होगी, विंटर्स में काफी टेम्परेचर नीचे चला जाएगा और समर्स में टेम्परेचर काफी ऊपर आएगा, तो जो एनुअल रेंज है वो काफी ज्यादा है, ठीक है, ठीक है। एंड लो रेनफॉल भी है, ये अब लगभग लोगों को पता लग ही गया होगा कौन से ग्रासलैंड्स की बात हो रही है यहाँ पर। यू नो दिस इज मोर देन इनफ, अगर आपको बेसिक आइडिया है दुनिया की जो मेजर ग्रासलैंड्स हैं तो यू डू नॉट नीड एनीथिंग मोर देन दिस। इन ह्यूमिड पार्ट्स ग्रासेस ग्रो टू अ मीटर एंड मोर इन हाइट, ठीक है, इसके बेसिस पर स्टेपीज आपका जो है होगा।
बिकॉज प्रेरीज में तो आप देखेंगे बहुत जो है हाइट के ग्रास होता है, और स्टेपीज में ही जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर होती है बहुत ज्यादा होती है। वहीं पर समर्स बहुत ज्यादा गर्म होते हैं और विंटर्स बहुत ज्यादा कोल्ड होते हैं। ठीक है, अगेन बेसिक ग्रासलैंड्स पे क्वेश्चन, यस नॉट अ टिपिकल एनडीए क्वेश्चन, बट अगेन ऐसा क्वेश्चन नहीं है बहुत बिजार क्वेश्चन है तो आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल सी इज नीप टाइड्स के ऊपर, हाई टाइड्स, लो टाइड्स, बेसिक जो ओशियनोग्राफी का क्वेश्चन है, टाइड्स, वेव्स, करंट्स, इन पे अक्सर क्वेश्चंस देखे गए हैं। मेक श्योर योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। अगर आपको बहुत लोग हैं जिनको वेव और टाइड के बीच में डिफरेंस नहीं पता है, और वो पता है तो टाइड और करंट के बीच में डिफरेंस नहीं पता है, तो दिस इज अगेन अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। तो कह ये रहे हैं कि नीप टाइड जो होती है इट अकर्स एवरी 14-15 डेज, ठीक है, और 14-50 डेज, और ये आती है फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर ऑफ द मून के बीच में। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस टाइड हैज अ स्मॉल टाइडल रेंज, मतलब जो हाई टाइड है बहुत हाई नहीं होगी, लो टाइड बहुत लो नहीं होगी, बीच की सी रहती है। अगर हाई टाइड इतनी हाई है, ठीक है, जनरली मान लीजिए इतनी रहती है, तो अब इतनी ही रहेगी, और लो टाइड इतनी जाती है तो ये इतनी ही रहेगी। तो यू सी हाई टाइड ज्यादा हाई नहीं है, लो टाइड ज्यादा लो नहीं है, और ये होता है बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ द मून एंड सन आर इन क्वाड्रेचर। बिल्कुल ठीक बात है, जब इस तरीके से इनकी पोजीशन होती है तो सन और मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है ये और ये दे कैंसल ईच अदर आउट, इसलिए बिल्कुल ठीक है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थक्वेक्स। अगेन पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, इस बार भी क्वेश्चन आया है, मगर देखते हैं कि इसके डेप्थ में क्या कोई दिक्कत है, डेप्थ क्या ज्यादा पूछिए, क्योंकि अर्लियर तो जो पैटर्न की बात करें, फॉलोज द सेम पैटर्न, फॉलोज द सेम सिलेबस, सिलेबस बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, जो सिलेबस की जो ज्योग्राफी के पहले टॉपिक्स थे आज भी वही रेलेवेंट है। लेट्स चेक आउट द डेप्थ। द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस, ओके, तो आपको पता होना चाहिए फोकस क्या है, इज कॉल्ड एपिसेंटर। ठीक है, एपिसेंटर, फोकस को हाइपोसेंटर भी कहते हैं। तो देखिए, अगर ये आपका अर्थ है, यहां से जो है दिस इज वेयर यू स्टैंड, ओके, दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर अर्थक्वेक यहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, इसकी वेव्स बढ़नी शुरू हुई हैं, सो दिस एरिया इज कॉल्ड एज फोकस, जिसको हाइपोसेंटर भी कहते हैं। अगेन वेरी बेसिक, ठीक है, और एग्जैक्टली इसके ऊपर जो वर्टिकली सरफेस पे पॉइंट होता है इसको हम एपीसेंटर कहते हैं। ठीक है, बेसिक ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, और ये बिल्कुल जिसने बेसिक अर्थक्वेक का ओरिजिन पढ़ा है वो उसको आता होगा। अर्थक्वेक जनरेट प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स, ठीक है, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ बॉडी वेव्स जो अर्थ की बॉडी में मूव करती हैं, दैट रेडिएट आउटवर्ड फ्रॉम द अर्थक्वेक फोकस। बिल्कुल ठीक है, बेसिक स्टेटमेंट। Deep focus earthquakes are likely to cause more damage than shallow. Now this is where the tricky part lies. So 1 and 2 तो सबको पता है, मगर अब दो में कंफ्यूज हो रहे हो, 1 2 सही है या 1 2 and 3 सही है। तो सोचने से या लॉजिक लगाने से ऐसा लगेगा कि डीप फोकस है, जो इतना गहराई से इतना वेव्स आ रहे हैं वो ज्यादा डैमेज करेंगे, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। जो सरफेस के जस्ट नीचे हैं, कुछ मीटर्स नीचे है, वो वाले अर्थक्वेक ज्यादा डैमेज करते हैं। सो यू सी अगेन थोड़ा सा जो है ये ट्रिकी क्वेश्चन है, सो ये डिफिकल्ट होगा कुछ स्टूडेंट्स के लिए थर्ड वाले को एलिमिनेट कर पाना। जिसने कर लिया है दे नो कि ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि डीप फोकस अर्थक्वेक्स ज्यादा डैमेज नहीं करते हैं, शैलो वाले अर्थक्वेक्स ज्यादा डैमेज करते हैं। ओके, ये जो है हमारे, सो यू सी पैटर्न रिमेन्स द सेम, सिलेबस रिमेन्स द सेम, बट द डेप्थ चेंजेस, कि इस बार थोड़ा सा जो है ट्विस्ट उन्होंने दे दिया है, ज्यादा बोर हो गए थे लग रहा है सेम पैटर्न के क्वेश्चंस दे दे के, तो ये चीज है। सो रीड द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली। होता क्या, at times you also know the concept, you have read well, you've studied well, but you do not read it properly. So read your questions properly. Now we move to the next question, air temperature। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके सिलेबस का, और उसी में से क्वेश्चन है। नाउ वी चेक, एयर टेम्परेचर इज मेजर्ड एट अ स्टैंडर्ड हाइट ऑफ 1.2 मीटर अबव द ग्राउंड सरफेस। बिल्कुल ठीक बात है, और तो हो सकता है फैक्ट, हो सकता है बहुत लोग शायद इसमें कंफ्यूज हो गए कि 1.2 मीटर था, 2.1 मीटर था, एग्जैक्टली ये मतलब कितना था, ये
ये नंबर बहुत लोगों को दिक्कत में मुझे लग रहा है डाला होगा इस नंबर ने. So generally ऐसे क्वेश्चंस कम आते हैं. And here but this time UPSC chose to give you numbers. The average rate of temperature decrease with the height, क्योंकि हमें पता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर डिक्रीज होता है. दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू. इज टर्म्ड एज एनवायरमेंटल टेम्परेचर लैप्स रेट. इसको एनवायरमेंटल लैप्स रेट भी कह देते हैं, इसको स्टैंडर्ड लैप्स रेट भी कह देते हैं, वो एक ही बात है. ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं. ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन. चलें आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ह्यूमिडिटी. So condensation, evaporation, condensation and precipitation. Again, a very important unit of your geography syllabus, and we see the nature of the statements. It is a ratio between the actual amount of water vapor, and the maximum amount it can hold at a given temperature. Basic definition है humidity की, कोई rocket science नहीं है इसमें. Next statement, when the relative humidity is high, more water evaporates from the skin. Now this is an absurd statement. Just by reading it you can tell कि relative humidity जब high है, more water evaporates from the skin नहीं होगा. You will feel sticky and sweaty, but you will not be losing a lot of water, क्योंकि evaporation तो वैसे ही बहुत कम हो रहा है. एयर ऑलरेडी सैचुरेटेड है, एयर में ऑलरेडी बहुत मॉइस्चर है, तो इवेपोरेशन तो नहीं होगा. ये तो आपको पता ही हो. इवेपोरेशन चाहे वाटर बॉडी में से हो चाहे ह्यूमन बॉडी में से हो, इवेपोरेशन नहीं होगा. सो दिस कैन बी रूल्ड आउट. जैसे ही 2 हटा तो आपको पता है ऑप्शन डी नहीं हो सकता, ऑप्शन बी नहीं हो सकता. अब आता है आइदर इट इज 1 ओनली और 1 and 3 ओनली. सो लेट्स चेक आउट द थर्ड स्टेटमेंट. हायर द एयर टेम्परेचर लोअर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी. बिल्कुल बेसिक स्टेटमेंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ह्यूमिडिटी का ज्योग्राफी में. If you have done the unit well, आप आराम से सेकंड को रूल आउट करके you will know that option C, which is 1 and 3 only, is your correct option. Right? We move on to the next question now. Next question है आपका साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स. अगेन सेम ही यूनिट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसी की वजह से जो है साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते हैं. सो विल सी. साइक्लोन्स पे पहले भी आया है पीवाईक्यू, वापस आया है, आगे भी आएगा. राइट? तो साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स के बारे में करेक्ट ऑप्शन देखना है. ऑलवेज रीड दिस. करेक्ट, नॉट करेक्ट वाला नहीं पूछा है, करेक्ट वाला पूछा है. इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, 2 हेमिस्फीयर होते हैं, इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ, इक्वेटर के नीचे साउथ. इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साइक्लोन्स रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज एंड एंटी साइक्लोन्स रोटेट क्लॉकवाइज. बिल्कुल ठीक है, बेसिक स्टेटमेंट. अगेन साइक्लोन्स आर ऑफन एसोसिएटेड विद क्लाउडी एंड रेनी वेदर. ठीक है, इंडिया में भी जब साइक्लोन हिट करता है बे ऑफ बंगाल साइड से, हमारा जो ईस्टर्न कोस्ट है, हम यही देखते हैं, रेनी वेदर, क्लाउडी वेदर, स्ट्रॉन्ग विंड्स, यही न्यूज रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं. एंटी साइक्लोन्स फेयर वेदर. ठीक है. इन द सदर्न हेमिस्फीयर व्हिच इज टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर, द साइक्लोनिक स्पाइरल विल बी क्लॉकवाइज बिकॉज द कोरियोलिस फोर्स. कोरियोलिस फोर्स जिसको आता है दे वुड नो कि कोरियोलिस फोर्स बेसिकली क्या होता है. इट्स अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स. तो जो भी विंड्स हैं जो आपके पोल से इक्वेटर की तरफ आना चाह रही हैं, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाना चाह रही हैं, वो जाना तो स्ट्रेट पाथ में चाह रही हैं बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, नॉट रेवोल्यूशन. ऑलवेज रिमेंबर दिस, नॉट द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ बट द रोटेशन ऑफ अर्थ. रोटेशन की वजह से जो है कोरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्ट कर देता है ऊपर बहने वाली विंड्स, जिसकी वजह से एक स्पाइरल फॉर्म होता है एंड वी सी साइक्लोन्स. ओके, सो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ऑप्शन डी. We move on to our next question. अगला क्वेश्चन हमारा आया है कि आपको एक पोर्ट, लैंड रोड्स, वाटरवेज, एयरवेज, रोडवेज, ये जो है एक सेपरेट यूनिट है ज्योग्राफी सिलेबस में से, उसमें से आपका क्वेश्चन आया है. जनरली रोड्स और रेलवेज में से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, इस बार पोर्ट्स का क्वेश्चन पूछा है. सो पोर्ट्स अज्यूम इंपॉर्टेंस वंस अगेन. पहला स्टेटमेंट, हमें एक पोर्ट रिकॉग्नाइज करना है. लेट्स सी कौन सा. इट इज मोर देन अ सेंचुरी ओल्ड पोर्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. तो वेस्ट कोस्ट आपको पता है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला वाला सारा जो है हमारा वेस्ट कोस्ट है. लेट्स सी. इट्स अ नेचुरल हार्बर. ओके, नेचुरली फॉर्म्ड पोर्ट है ये, हमने आर्टिफिशियली नहीं बनाया है. प्रोटेक्टेड बाय अ ब्रेकवाटर एंड आल्सो बाय अ मोड. ठीक है. अ डीप ड्राफ्ट चैनल ऑफ अबाउट 14 मीटर डेप्थ. ओके, डेप्थ परमिट्स लार्ज वेसल्स टू एंटर द हार्बर. नाउ दिस इज द स्टेटमेंट दैट गिव्स इट अवे कि ये मोरमुगांव पोर्ट ही होगा. ऑलराइट, जो अभी आपके 14 मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया हैं, यू शुड मार्क देम
on the map of India, plot them and learn them, because ports पे question 2-3 साल पहले आए हैं, अब फिर आ गया है, हो सकता है आगे भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिले ऑन दिस टॉपिक. नाउ अनदर टॉपिक जो हमें मिला, आयरन एंड स्टील प्लांट. रॉक्स एंड मिनरल्स एक इंपॉर्टेंट यूनिट है ज्योग्राफी में, उस यूनिट में से क्वेश्चंस आए हैं. हमें एक आयरन और स्टील प्लांट रेकग्नाइज करना है, अब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, और हमें एक आयरन एंड स्टील प्लांट है ये रेकग्नाइज करेंगे. ओके, इट रिसीव्स कोल फ्रॉम झारिया, ठीक है, और आयरन और कहां से आ रहा है, सुंदरगढ़, केंदुझर. तो ये हमें पता है कि जो हमारा जो ईस्टर्न साइड है उस तरफ ये आयरन और स्टील प्लांट है. पावर इज फ्रॉम द हीराकुंड, बिल्कुल. नाउ दिस गिव्स इट अवे कि ये कौन सा आपका iron and steel plant. Water is obtained from the coal or sunk rivers. बिल्कुल, ये तीनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, they point out कि this can be none other than the Rourkela steel plant. So option C will be your correct option. Okay, just again iron और steel plants को एक political map of India लीजिए, उसमें plot कीजिए, याद कीजिए, एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले रिवाइज जरूर कीजिए, एंड दैट्स हाउ यू विल अप्रोच दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन और एनी मैप क्वेश्चन फॉर दैट मैटर, क्योंकि 3 से 4 मैप क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे इंडिया से, एंड इंटरनेशनली जो हम देखते हैं, इंटरनेशनली कम आते हैं, इंडिया से ज्यादा आते हैं. तो यू शुड बी अवेयर ऑफ द मेजर से स्टेट्स ऑफ इंडिया, द कैपिटल्स, यूटीज, आर्मी कमांड्स, और जितने भी इंपॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्लांट्स, आयरन और कहाँ मिलता है, कोल कहाँ मिलता है, ये सारे मैप क्वेश्चंस तो आपके रेडी होने ही होने चाहिए, राइट. We move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिवर्स, मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया, जो ड्रेनेज सिस्टम है. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट तुम्हारे सिलेबस में से, आपको पता होने चाहिए टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न, राइट, कि ट्रेलिस पैटर्न क्या होता है, डेंड्राइटिक पैटर्न क्या होता है, मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया, मेजर लेक्स ऑफ इंडिया, उनके ऊपर मेजर डैम्स ऑफ इंडिया. तो बेसिक आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है. ऑलराइट, वी चेक आउट द स्टेटमेंट्स नाउ. सांगपो क्रॉसेस ओवर इनटू इंडिया अंडर द नेम ऑफ दिहांग, ठीक है, जो आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है उसकी बात हो रही है यहाँ पर. चाइना में उसका नाम सांगपो है, इंडिया में उसका नाम जैसे एंटर करती है दिहांग बन जाता है. दिहांग प्लस यू शुड नो उसको सियांग भी कहते हैं, ये एक ही रिवर है, दिहांग, सियांग, सांगपो. फिर वो ट्रिब्यूटरी से मिलती है और बाद में उसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है, ठीक है. नेक्स्ट रिवर इज गोदावरी, हैज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन, ठीक बात है, बिल्कुल ट्रू. गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं. गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर विच इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, एंड गोदावरी इज द लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर इन द साउथ ऑफ इंडिया, इसलिए इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं. रिवर्स लाइक चंबल, बेतवा आर द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा, ठीक है. विच जॉइन रिवर गंगा डायरेक्टली, ओ नो, एक्चुअली चंबल और बेतवा ज्वाइन करते हैं यमुना को, एंड यमुना जॉइन्स गंगा. नाउ दिस इज वेयर हम देखते हैं कि डेप्थ थोड़ी सी बढ़ गई है. पहले वाला पैटर्न में सिर्फ यही बोलता है कि चंबल और बेतवा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा, फुल स्टॉप, ठीक है. मगर इस बार क्या किया है, अगेन यू सी जो सेकंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट है, डायरेक्टली सिर्फ एक वर्ड, इफ यू हैव नॉट एम्फेसाइज्ड इस पर या इस पर ध्यान नहीं दिया है, यू विल हैव दिस इनकरेक्ट. सो इस बार जो पैटर्न था ओवरऑल ट्रिकी था. पहला इतना स्टेटमेंट बिल्कुल सही जा रहा है, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन आई बिलीव इस पैटर्न में, इतना स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, और लास्ट में कुछ गड़बड़ हो जाती है. सो स्टार्ट रीडिंग योर क्वेश्चंस प्रॉपर्ली. सांगपो, गोदावरी के बारे में बिल्कुल ठीक, दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है. तो 1 and 2 दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन. मेक श्योर यू लर्न and you are aware about the major rivers of India. All right, we see next question. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है वेदर एंड क्लाइमेट, जो आपकी यूनिट है ज्योग्राफी में, उसके ऊपर. विल चेक आउट द स्टेटमेंट्स. पहला स्टेटमेंट है, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वर्ल्ड क्लाइमेट टाइप्स, ठीक है. डिफरेंट जो क्लाइमेट जोन्स हैं उसको अलग अलग टाइप्स में हमने डिवाइड किया हुआ है, ताकि हमारी कन्वीनियंस के लिए कि हम उसको ढंग से पढ़ सके. एंड देयर रिलेशन विद द ITCZ, जो कि होता है आपका इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन. ये क्या होता है, ये एक लो प्रेशर एरिया होता है. कहाँ होता है, इक्वेटर पे होता है. अब इसके बारे में देखते हैं. पहला स्टेटमेंट, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रेनिएस्ट, ठीक है, बिल्कुल सही बात है. वहां पर बहुत ज्यादा हीट रिसीव होती है, बहुत इवेपोरेशन होता है, बहुत क्लाउड्स बनते हैं, उसकी वजह से बहुत रेनफॉल होता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट, और हमें करेक्ट ऑप्शन ही निकालने को बोला है, तो फर्स्ट तो होगा ही होगा, तो सी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता. ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट एक्सपीरियंसेस अ डिस्टिंक्टिव ऑल्टरनेशन ऑफ वेट एंड ड्राई सीजंस, बिल्कुल ठीक है. वहां पर
एक सेपरेट ड्राई सीजन होता है जब कोई बारिश नहीं होती है, और एक सेपरेट जो आपका वेट सीजन होता है जिसमें बहुत बारिश होती है। कॉज चीफली बिकॉज ऑफ द सीजनल शिफ्ट, ITCZ के सीजनल शिफ्ट होता है, हमें पता है, बिकॉज ऑफ द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। सन मूव नहीं होता है वैसे, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, बट हमें ऐसा लगता है कि दैट द सन हैज मूव्ड। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, सो 1 and 2 इज करेक्ट, तो ए भी नहीं होगा। अब बचते हैं हमारे ऑप्शन बी और सी। So last statement, the tropical monsoonal climate experiences heavy rainfall. मॉनसून में क्या होता है, हैवी रेनफॉल होती है, इसमें तो कॉमन सेंस ही है, इसमें नॉलेज है ही नहीं। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द नियरनेस टू द ITCZ, ITCZ के पास में होते हैं, इसलिए मॉनसून सीजन आता है। जैसे हमें भी, हम देखते हैं यूजुअली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो कि आपका इक्वेटर पे होता है, जनरली इंडिया के साउथ में होता है। ड्यूरिंग द समर्स वो मूव हो जाता है बिकॉज ऑफ द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, कहाँ, जो तिब्बत एरिया है उसकी वजह से तिब्बत पे लो प्रेशर बनता है, इंडियन ओशन में हाई प्रेशर बनता है, और हवाएं हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती हैं, और जो इंडियन ओशन के ऊपर से आने वाली हवाएं वो अपने साथ मॉइस्चर लाती हैं, जिसकी वजह से बारिश होती है। सो बिल्कुल दोनों तीनों सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। बेसिक इसमें क्लाइमेट प्लस थोड़ा बहुत मॉनसून, क्लाइमेटोलॉजी का बेसिक क्वेश्चन है, जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है उनको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आया अगेन साइक्लोन पे क्वेश्चन। यू सी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, ऑलरेडी इसी सेट में 2 क्वेश्चन आ चुके हैं PYQs, इफ यू चेक आउट यू विल सी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। यू शुड नो कि एक साइक्लोन कैसे ओरिजिनेट होता है, कैसे मूव करता है, कैसे कोलैप्स करता है, सेंटर ऑफ द आई जो होता है उसका, सेंटर ऑफ द साइक्लोन व्हिच इज कॉल्ड द आई ऑफ द साइक्लोन, उसमें कैसा टेम्परेचर रहता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सो नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन और देखते हैं स्टेटमेंट्स क्या है। ट्रॉपिकल साइक्लोन पे क्वेश्चन है, यू शुड नो 2 टाइप के साइक्लोन्स होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, जिनको हम टेम्परेट साइक्लोन्स भी कह देते हैं, जिनको हम फ्रंटल साइक्लोन भी कह देते हैं, बात एक ही है। नाउ यू सी 3 जो स्टेटमेंट्स है, दीज स्टॉर्म्स डेवलप ड्यूरिंग द समर एंड ऑटम इन एवरी ट्रॉपिकल ओशन, बिल्कुल ठीक बात है। इंडिया में भी आप देखेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जब भी आते हैं, यही सीजन है जो समर्स वाला, जून जुलाई अगस्त, इसी में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। एक्सेप्ट द साउथ अटलांटिक एंड साउथ पैसिफिक, वहां के ओशनिक और क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग हैं, इसलिए वहां पर ये डेवलप नहीं होते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। Second, tropical cyclones that occur in the North Atlantic and Eastern North Pacific Oceans are called as typhoons. Now you see, टाइफून्स तो बिल्कुल ठीक बात है, मगर अगेन वही ट्रिकी स्टेटमेंट, क्योंकि जिनको हम टाइफून कहते हैं वो ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं होते हैं, वो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं। सो दिस स्टेटमेंट विल नॉट बी करेक्ट। नाउ ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट अकर इन द इंडियन एंड साउथ पैसिफिक ओशन, इनको साइक्लोन कहते हैं। ये तो वैसे ही न्यूज़पेपर पढ़ने से या इवन न्यूज चैनल वो इतना आपको बता रहे होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन आ गया, कहाँ आता है, साउथ पैसिफिक और इंडियन ओशन। इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन व्हिच इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। तो ये स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं। सो 1 and 3 which is your option C, this will be correct. A very basic question from climatology, but yes, very tricky as you see in the statement number 2. Now next question, identify the land biome on the basis of the given characteristics. So you know biome एक specific region होता है जिसकी अपनी biodiversity होती है, अपनी vegetation होती है, अपनी animal life होती है, अपना flora, अपना fauna, अपना climate, rainfall, temperature, pressure उस एरिया का बिल्कुल अलग होता है। ओके, सो पहला स्टेटमेंट है देयर क्लाइमेट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई रेनफॉल। ठीक है, तो इस बायोम की जिसकी हम बात कर रहे हैं वहां पर रेनफॉल काफी ज्यादा है, टेम्परेचर भी काफी है, दैट वेरी फ्रॉम कोल्ड टू माइल्ड। ठीक है, टेम्परेचर कोल्ड से माइल्ड चलेगा। दिस फॉरेस्ट कंटेन प्राइमरी डेसिडुअस ट्रीज, ऑल राइट, मैपल, ओक, हिकरी, बीचवुड। नाउ दिस स्टेटमेंट गिव्स इट अवे वैसे तो कि ये कौन से बायोम की बात हो रही है। ठीक है, raccoons, opossums, bats, squirrels are found in the trees. This is your temperate forest. बिना किसी परेशानी के, even if you know एक दो trees अगर आपको पता होंगे, एक दो अगर animals का नाम भी पता होंगे, you can easily find out कि कौन से forest की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आपका जो है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में से टिपिकल क्वेश्चन है। बट यस, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो उसमें कुछ लोगों को दिक्कत आई होगी। तो ये मेजर ज्योग्राफी के क्वेश्चंस थे NDA 1 2024 से। ऑलराइट, ओके, सो आपने नेचर ऑफ क्वेश्चंस देख लिया। नाउ विल टॉक अबाउट द अप्रोच, कि आप अप्रोच कैसे करेंगे। पहली चीज तो हमने देखा कि जो सिलेबस है वो तो सेम रहता है,
सिलेबस में ऐसा कोई चेंज नहीं हमने देखा है। जो सिमिलर टॉपिक्स जैसे सॉइल्स ऑफ इंडिया है, साइक्लोन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, सिमिलर ही क्वेश्चंस आए हैं, सेम ही यूनिट में से आए। सो यू डू नॉट हैव टू चेंज योर एंटायर सिलेबस एंड बुक्स, वो वही रहेगा। चेंज आया है पैटर्न में और डेप्थ में। आप देखेंगे किसी किसी स्टेटमेंट्स में जो है डेप्थ ज्यादा पूछी, आपको डायरेक्ट ये पूछा है कि 1.2 मीटर पर ही हम जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। डेप्थ हैज डेफिनेटली इंक्रीज। सेकंड चीज जो इंक्रीज हुई है विच इज द ट्रिकी, द ट्विस्टेड स्टेटमेंट्स। सो इसके लिए क्या करना है, योर अप्रोच शुड बी दैट व्हेन यू आर रीडिंग योर statements, when you are reading your question papers, you're completely present. Second thing, you read the statement completely because you saw 3 questions जिसमें the first half of the question is very correct, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लास्ट में एक छोटा सा चेंज किया है जिसकी वजह से आपने इंटरनेशनल डेटलाइन में क्वेश्चन में स्टेटमेंट में पढ़ा, ठीक है, आपने साइक्लोन वाले क्वेश्चन में पढ़ा। इट्स जस्ट द सेकंड हाफ ऑफ द स्टेटमेंट जिसमें परेशानी है। सो प्लीज रीड योर क्वेश्चंस प्रॉपर्ली, और जब भी आप पढ़ रहे हैं कोशिश करें हल्का आप डिटेल्स को जरूर ऑब्जर्व करें, बिकॉज अब नेचर ऑफ क्वेश्चंस हैज चेंज्ड एंड सो शुड योर अप्रोच टू द क्वेश्चन पेपर एंड द ओवरऑल पेपर। ऑलराइट, प्रिपेयर, अब हम बात अप्रोच ठीक है, क्लियर है। अब बात करनी है प्रेपरेशन। प्रेपरेशन में सी सिलेबस रहेगा सेम, यूनिट्स रहेंगे सेम, आपके नोट्स रहेंगे सेम, मगर यू विल हैव टू डू समथिंग जिसको हम बोलते हैं वैल्यू एडिशन। आपको अपने चाहे पुराने ही नोट्स कंटिन्यू करें बट ऐड मोर डिटेल्स। जब तक आप वो वैल्यू ऐड नहीं करेंगे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आप एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, राइट? When you do your value addition to your notes, you will be in a comfortable position where you will be able to handle all these questions, और आपको नहीं लगेगा कि इस बार पैटर्न चेंज हो गया, इस बार डेप्थ ज्यादा आ गई, या you will be able to comfortably reach the score that you wish to reach. All right, so that's about your nature of questions, the approach to the question paper, and the way in which you should prepare for the upcoming exam. I wish you all the very best for your upcoming exam, and I hope you make it.